हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नोर लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी 133 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो ऑल ऑफ़ यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन आर वेरी कॉमन फॉर एग्ज़ाम। ओके, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली के दोषों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ओके, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आपको अभी विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर इस प्रश्न को आपको देख पाएंगे। समझ गए? तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है और संसदीय शासन प्रणाली के क्या दोष होते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है संसदीय शासन प्रणाली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है और पूरे देश का शासन का बागडोर देश के प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। समझ गए? संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली है वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो रिलेशनशिप जो होता है ना, वह काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ होता है और पूरे देश का शासन का बागडोर जो है देश के प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। और इस तरह के शासन प्रणाली में जो देश का राष्ट्रपति होता है केवल नाम मात्र का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है प्रथम वह देश का राष्ट्रपति, लेकिन सारा का सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है शासन प्रणाली को चलाने का, वह सारा का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है संसदीय शासन प्रणाली में। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली के निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ी दोष यह पाई जाती है कि इस तरह शासन प्रणाली में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जिसके हाथों में शासन की संपूर्ण शक्ति हो और राज्य के प्रशासन के लिए वह पूरी तरह से उत्तरदायी हो। समझ गए? संसदीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ी यह दोष पाई जाती है कि इस तरह की शासन प्रणाली में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जिसके हाथों में शासन की संपूर्ण शक्ति हो और राज्य के प्रशासन के लिए वह पूरी तरह से उत्तरदायित्व हो। दूसरा नंबर पॉइंट में आपको लिखने हैं कि संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा दोष यह है कि इस तरह के शासन प्रणाली में कार्यपालिका उस समय निर्बल हो जाती है, उस समय कमज़ोर साबित हो जाती है जब देश में संकट काल की स्थिति उत्पन्न होती है। जब किसी कारणवश देश में संकट काल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे में संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका काफ़ी निर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में कार्यपालिका देश में उत्पन्न संकटकालीन स्थिति को दूर करने में असमर्थ हो जाती है। तो यह सबसे बड़ा दोष होता है संसदीय शासन प्रणाली में। थर्ड नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संसदीय शासन का तीसरा दोष यह है कि इस तरह के शासन में स्थिरता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं होती है। और मंत्रिपरिषद कि बार बार बदलने से किसी भी प्रकार के नीतियों का पूर्ण रूप से समापन भी नहीं हो पाता है। नीतियाँ तो बनती हैं लेकिन बार बार मंत्रिपरिषद में परिवर्तन होने से जो नीति बनाई गई है उसका जो समापन जो है वह कम्प्लीटली नहीं हो पाता है, अधूरा सा रह जाता है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। समझ गए? संसदीय शासन का तीसरा दोष यह है कि इस तरह के शासन में स्थिरता नहीं पाई जाती है। और स्थिरता इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि मंत्रिपरिषद बार बार बदलते रहते हैं और मंत्रिपरिषद के बार बार बदलने से जो नीतियाँ बनाई गई हैं देश के लोगों को हित में रह करके वह नीति का समापन, उस नीति का जो समापन जो है वह पूरी तरह से नहीं हो पाता है। फोर्थ नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली का अन्य दोष यह है कि इस तरह के शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के तानाशाही होने का काफ़ी भय बना रहता है, क्योंकि इस तरह के शासन प्रणाली में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह अपना सरकार बना लेता है और ऐसे में मंत्रिमंडल विपक्ष के रूप में रहती है
और मंत्रिमंडल में तानाशाही उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वह सत्ता में नहीं रहती है और तानाशाही जैसा वह आचरण करती है। तो कहीं ना कहीं संसदीय शासन प्रणाली में यह दोष पाया जाता है कि मंत्रिमंडल के तानाशाही होने का यहाँ काफ़ी भय बना रहता है, क्योंकि इस तरह के शासन प्रणाली में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह अपना सरकार तो बना लेता है और ऐसे में मंत्रिमंडल विपक्ष के रूप में रहता है और विपक्ष के रूप में होने के कारण वह तानाशाही देश में उत्पन्न कर सकता है। समझ गए ना। 5th नंबर पॉइंट में आपको लिखने होंगे कि इस तरह के शासन प्रणाली में ऐसे दल के नेता शासन करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक ज्ञान नहीं होता है। जो संसदीय शासन प्रणाली होता है इसमें इस तरह के राजनीतिक दल के नेता होते हैं जिनके पास जो राजनीतिक ज्ञान जो होना चाहिए, बेसिक राजनीतिक जो पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए उनके अंदर तो होता नहीं है, क्योंकि ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर नहीं होता है बल्कि राजनीतिकता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ा यह दोष पाया जाता है कि जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा भी राजनीतिक ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जो उनकी नियुक्ति जो है वह उनकी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती है बल्कि राजनीतिकता के आधार पर की जाती है। तो यह सबसे बड़ा दोष देखने को मिलता है हमारे संसदीय शासन प्रणाली में। 6 नंबर पॉइंट में आपको लिखने होंगे कि इस तरह की शासन प्रणाली में देश की जनता को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं रहता है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि देश के शासन को चलाने वाले लोग जनता का हित में कार्य नहीं करते हैं बल्कि अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने में लगे रहते हैं। राजनीतिक दल के नेता ऐसे कार्य करते हैं जिससे जनता का भलाई नहीं होता है बल्कि जनता को अधिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली जो है एक तरह का लाभ ना दे करके जो है लोगों को हानि देने का प्रयास करती है। यह सबसे बड़ी कमी जो है संसदीय शासन प्रणाली में हमें देखने को मिलता है। 7th नंबर पॉइंट में आपको लिखने होंगे कि नेताओं का दल बदली होना। इस तरह के शासन प्रणाली में राजनीतिक दल के नेता एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होते हैं। ऐसे में राजनीतिक दल के संगठन में अस्थिरता होने के कारण शासन को सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत आती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जो नेतागण होते हैं हमारे वह एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण जो राजनीतिक दल का जो संगठन होता है उसमें अस्थिरता आ जाता है और अस्थिरता आ जाने से जो शासन प्रणाली है देश का वह सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। तो कहीं ना कहीं हम इसको भी संसदीय शासन प्रणाली को दोष के रूप में देख सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है और संसदीय शासन प्रणाली में किस तरह के दोष पाए जाते हैं। और यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहाँ पर अगर आप सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक आपको अलग से किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि मैं जिस तरह से प्रश्न का आंसर PDF में आप सभी को बताता हूँ वैसे ही एग्ज़ाम में लिखने होंगे, तभी एग्जामिनर जो है आपको अच्छा स्कोर देगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।